राजनीति के गलियारों में एसआईआर को लेकर बहुत शोर। मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा। एसआईआर राजस्थान में बड़ा स्मूथली आगे बढ़ रहा है। रिजल्ट है अभी तक के, उसको आप कैसे रेखांकित करें? 1 लाख से अधिक जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं ये आज फील्ड में तैनात। हमारे बीएलओज बहुत अच्छे से ट्रेंड थे, ओरिएंटेड थे। एसआईआर जब विधिवत लॉन्च होना था राजस्थान में, हमने 2 महीने पहले ही उनकी एचआर में खूब निवेश किया। आ रही है बीएलए उसको, और कई जगह इस तरह की शिकायतें आई हैं, तो उसको किस तरह से? शिकायतें नहीं हैं, ये स्वाभाविक है। अगर मैं पूरी स्टेट के बीएलओज की बात करूं तो 90% से ज्यादा काम करने वाले बीएलओज भी जो हैं वो 85%। ने कहा कि उनको मदद दी है, वो किस तरह की मदद? ये एक काम ऐसे है जिसमें धैर्य भी चाहिए, लंबी एक्सरसाइज है, 3 महीने तक आपको लगे रहना है। सो इन सब चीजों के लिए हमने मानसिक रूप से भी उनको तैयार किया। बाकी राज्यों की तुलना में राजस्थान में क्या स्मूथ हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? राजस्थान में जो मेरा अनुमान है, हम 10 से 15% मतदाता होंगे जिनको मैप नहीं कर पाएंगे। क्या ये बीएलओ के जरिए रूट होगा? अंतिम निर्णय जो है वो उस असेंबली सेगमेंट का जो इंचार्ज आरएएस ऑफिसर है, जिसको हम ईआरओ कहते हैं, वो करेगा। पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी अगर कोई ऐसा है जो छूट जाता है उसको लिस्ट में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास फिर भी फॉर्म 6 का विकल्प है। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान जिस रूप में गतिविधियां हो रही हैं, कई खबरें भी आ रही हैं, कुछ लोगों की परेशानियां भी हैं, तो प्रशासन की ओर से समाधान भी है। इस पूरे एसआईआर के मसले पर जो की पर्सन है राजस्थान में इस वक्त, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, वो शख्स हमारे साथ में मौजूद हैं। चुनाव आयोग के राजस्थान के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस नवीन महाजन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। एसआईआर की प्रक्रिया सर, किस तरह की खबरें मीडिया में भी आ रही हैं, आपके पूरे सिस्टम के जरिए भी आ रहे हैं? राजस्थान में ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं एसआईआर की प्रक्रिया को? जो आपके रिजल्ट हैं अभी तक के, उसको आप कैसे रेखांकित करेंगे? देखिए, एसआईआर राजस्थान में बड़ा स्मूथली आगे बढ़ रहा है। और राजस्थान जो गणना चरण है जो फिलहाल चल रहा है, इसमें अग्रणी प्रदेश है। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिजिटाइजेशन हो इन्यूमरेशन फॉर्म्स की, उसमें भी हम अग्रणी रहे हैं। और मैपिंग जो बहुत एक की कंपोनेंट है एसआईआर का, जिसमें एक एग्जिस्टिंग जो मतदाता है उसका जो जुड़ाव है पिछली जो एसआईआर की मतदाता सूची है उसके साथ किया जाता है जी। उसमें भी हम अग्रणी हैं। सो क्योंकि हम लोगों ने मैपिंग अच्छी तादाद में अपने वोटर्स की करवा ली है, इसलिए इन वोटर्स को अब पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में कोई भी दस्तावेज जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे 78% जो मतदाता हैं वो मैप हो चुके हैं। जी। यानी कि 10 में से 8 मतदाताओं को पूरी प्रक्रिया में एक भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। जी। ऑफलाइन जो फॉर्म भरे गए हैं सर, उसको लेके, क्योंकि ऑनलाइन तो पूरा सिस्टम ऐसा सिंक्रोनाइज है, मैंने खुद ने ऑनलाइन किया है, तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें होनी नहीं है। और जो ऑनलाइन खुद कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है वोटर, तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके अवेयर भी है। लेकिन फील्ड के अंदर जो ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, बीएलओज उस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, लेकिन रीच करने में, लोगों तक पहुंचने में, लोगों को समझाने में, लोगों को ये बताने के लिए कि आपकी नीड है, ये बहुत दिक्कत आ रही है बीएलओज को, और कई जगह इस तरह की शिकायतें आई हैं, तो उसको किस तरह से आप देखें? देखिए, राजस्थान में प्राइमरीली ये जो इशू है बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज का थोड़ा बहुत ये इशू रहा। फिर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि बीएलओज को कुछ और हेल्पिंग हैंड्स दें। कुछ जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले बीएलओज की ड्यूटी की हुई है, उनको भी उनकी सहायतार्थ लगाएं। सो ज़्यादा लोग होंगे तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब हमारी जो स्टेज है उसमें मुझे बताते हुए खुशी है कि नियरली 86% जो वोटर्स हैं
उनके जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं वो हम कलेक्ट कर चुके हैं और उनको भी हम सिस्टम पे अपलोड कर चुके हैं। तो कई बीएलओ से हमारी बातचीत हुई, उसमें ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट जो फेज़ है जिसमें फॉर्म को भरना है, तो लोग कैसे भी अपनी इन्फॉर्मेशन वो भर देते हैं, लेकिन जब वो स्क्रूटनी के लेवल पे जब वो अपलोडिंग का जब काम शुरू कर रहे हैं बीएलओज़, तो उनको फिर दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार फिर जाना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई शिकायतें आप तक भी पहुँची हैं? देखिए, ये शिकायतें नहीं हैं, ये स्वाभाविक है। जी। जब हम इन्यूमरेशन फॉर्म किसी को डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं, तो हर किसी का घर का एजुकेशनल लेवल डिफरेंट है, हर किसी का डिटेलिंग में चीज़ों को फिल करने का जो लेवल है वो डिफरेंट है। कुछ सोशली और इकोनॉमिकली बहुत कंफर्टेबल बैकग्राउंड के हाउस होल्ड्स नहीं होते, वहाँ पे ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो ये बात सही है कि कुछ इस तरह की जो चुनौतियाँ हैं फील्ड में रही हैं, पर मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज 9,000 बीएलओज़ अपना 100% काम पूरा कर चुके हैं, जबकि अभी 7 दिन का समय और है। और अगर मैं पूरी स्टेट के बीएलओज़ की बात करूँ, तो 90% से ज़्यादा काम करने वाले बीएलओज़ भी जो हैं, वो 85% हैं। हुँ। सो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बताता है कि लगभग जो गन्ना चरण था, इसका जो काम है लगभग कंप्लीट होने की स्टेज पे है। जी, जब आपने जब पूरा ये एग्ज़ीक्यूशन की पूरा प्लानिंग हुई थी, तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि बीएलओज़ की परफ़ॉर्मेंस राजस्थान में जैसा अभी आप कह रहे हैं 86% और इस लेवल पे जा रही है। सो बाकी राज्यों की तुलना में राजस्थान में क्या स्मूथ हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हाँ, नॉट ओनली स्मूथ हो रहा है, बल्कि हम उपलब्धि वाइज़ भी अग्रणी हैं। जी। हम लोगों ने मैपिंग जो है, जैसे मैंने बताया 78% मतदाताओं की। मैपिंग से तात्पर्य है कि आज का वोटर जब पहले एसआईआर हुआ था उस प्रदेश में, जैसे राजस्थान में 23 साल पहले हुआ था, तो 23 साल पहले की जो वोटर लिस्ट है, उसके साथ उसका जुड़ाव। जी। सो हमने 10 में से 8 मतदाताओं का इस तरह का जुड़ाव निकाल दिया और इसका फ़ायदा ये है कि इन 10 में से 8 मतदाताओं को पूरी प्रक्रिया में कोई भी दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या है कि हमने जो ये इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं जो मतदाताओं को सबमिट कराने थे, वो भी 86% हासिल कर लिए हैं। सो दोनों ही अगर पैमानों पे देखें, तो राजस्थान कंफर्टेबली प्लेस्ड है और आने वाले जो 2 महीने हैं, ढाई महीने हैं, उसमें भी किसी तरह का कोई इश्यू हम एंटिसिपेट नहीं करते कि आएगा। हमारे बीएलओज़ बहुत अच्छे से ट्रेन्ड थे, ओरिएंटेड थे। एसआईआर जब विधिवत लॉन्च होना था, राजस्थान में हमने 2 महीने पहले ही उनकी एचआर में खूब निवेश किया। जो एसआईआर की बारीकियाँ थी, उनसे उनको भली-भाँति परिचित किया। किस तरह से वो घरों की मैपिंग करेंगे, किस तरह से वो अपना आई कार्ड लेके जाएँगे, किस तरह से शिष्टाचार से पेश आएँगे। अ, ये एक काम ऐसे है जिसमें धैर्य भी चाहिए, लंबी एक्सरसाइज़ है, 3 महीने तक आपको लगे रहना है। सो इन सब चीज़ों के लिए हमने मानसिक रूप से भी उनको तैयार किया और जब-जब इन पे वर्कलोड बढ़ा, हम लोगों ने इनको अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराए, बेशक वो तकनीकी हों या एडिशनल मैन पावर के हों। क्योंकि एक बीएलओ है वो सरकारी कर्मचारी और ज़्यादातर उसमें शिक्षक ही है। तो स्कूल की ज़िम्मेदारी और प्लस निर्वाचन विभाग की ये पूरी टफ है। ज़िम्मेदारी, हाँ, तो उनका रूटीन पूरा हमने उसको ट्रैक डिसरप्ट हुआ किया है। कि पूरा डिस्टर्ब हुआ है। सो आपने कहा कि उनको मदद दी है, वो किस तरह की मदद है? क्या उनके साथ में आपने हाँ, हमने उनके साथ अलग-अलग जो जैसे आईटी इनेबलमेंट के लिए क्योंकि हर जो शिक्षक है या हर बीएलओ ज़रूरी नहीं है कि वो आईटी में दक्ष हो। हुँ, अब सारा काम इवेंचुअली अपलोड होगा। सो इसमें आईटी एक इम्पोर्टेंट टूल है। तो हमने आईटी से रिलेटेड जो मैन पावर है, वो हर बीएलओ को प्रोवाइड की। इसी तरह से मैपिंग कराने के लिए जो हमारी रेवेन्यू की मशीनरी है, उसको भी डिप्लॉय किया, जो हमारी पंचायतों में मशीनरी है, उसको भी उसमें यूज़ किया। जो शहर हैं,
उनमें हमने जो म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी इनके साथ अटैच किया। हमारा मकसद ये था कि एक टीम काम करे और बीएलओ उसको लीड करे। हुँ। लोग कह रहे हैं कि पहला फ़ेज़ तो ये हुआ, जो पूरा प्रक्रिया होगी और जब वोटर लिस्ट एक बार आ जाएगी और उसके बाद में जो आपत्तियाँ और दावे हैं, वो प्रोसेस थोड़ा-सा टफ़ होगा और उसमें दस्तावेज़ों को लेकर आप लगातार जानकारियाँ भी आ रही हैं निर्वाचन विभाग की ओर से। लेकिन फिर अगर आप हमारे जो पंजाब केसरी के व्यूअर्स के ज़रिए आप उनको रेखांकित करना चाहें कि कौन-कौन देखिए, से ऐसे हम डॉक्यूमेंट। राजस्थान में जो मेरा अनुमान है, हम 10 से 15% मतदाता होंगे जिनको मैप नहीं कर पाएँगे अपने तमाम प्रयासों के बाद। अ, इनसे भी अ, कोई इस तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। जो 12 दस्तावेज हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किए हैं, जो आपके एन्यूमरेशन फॉर्म के पीछे अंकित भी हैं, तो आपको बाकायदा जो ईआरओ है आपकी विधानसभा सेगमेंट का, तो वहाँ से आपको दस्तावेजों के लिए नोटिस आएगा और आप जो दस्तावेज हैं वो उपलब्ध करा देंगे। तो गुण अवगुण के आधार पर आपके केस का जो निस्तारण कर दिया जाएगा और अगर आप पात्रता रखते हैं वोटर बनने की, तो आपको वोटर लिस्ट में शरीक किया जाएगा। सो सिर्फ 10 से 15% ही मतदाता राजस्थान में ऐसे रहेंगे जिनको इस तरह का दस्तावेज देने का नोटिस आएगा। बाकी सबकी मैपिंग मुकम्मल कर दी गई है, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। जी, ये जो नोटिस आएगा 10-15% लोगों के पास में भी, इसका भी प्रोसेस है वो जानना चाहेंगे कि क्या ये बीएलओ के ज़रिए रूट होगा? क्योंकि बहुत तरह की बातें भी हैं कि उनके कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, एसडीएम के पास नहीं, नहीं, जाना नहीं, नहीं, पड़ेगा। ऐसा नहीं है। बीएलओ के पास बीएलओ ही इसमें भी अहम कड़ी रहेगा। जो अ, निर्णय है, अंतिम निर्णय जो है, वो उस असेंबली सेगमेंट का जो इंचार्ज आरएएस ऑफिसर है, जिसको हम ईआरओ कहते हैं, वो करेगा। सो ईआरओ की भी सहायतार्थ हमने 5-6 अ, अधिकारी लगा रखे हैं, जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं। तो वो 5-6 जो एईआरओज़ हैं, वो भी उस ईआरओ के साथ अटैच्ड होंगे। सो ये जो टीम है, ये बेसिकली जो इस तरह के 10-15% लोग हैं, इनके दस्तावेज़ों के बेस पे जो इंक्वायरी है कंडक्ट करा के डिसीजन लेगी। जी, और ये ऑनलाइन भी यही होगा? ऑनलाइन जिन लोगों ने किया है ये उनके कैसे होगा? तमाम जो प्रक्रिया है, ये सारे का सारा जो प्रोसेस है इस टीम के द्वारा ईआरओ हों या उनके अधीनस्थ जो एईआरओज़ हों, बीएलओज़ के माध्यम से एक समरी इंक्वायरी के बेसिस पे संपादित करेंगे और जो भी पात्रता रखेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर पात्र नागरिक जो वोटर बनने का हकदार है, वो मतदाता सूची में अपनी जगह हासिल करेगा। 2 और कैटेगरी है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो राजस्थान में एक तो माइग्रेशन बहुत होता है ख़ास तौर से जो हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे गुजरात से लगता हुआ डूंगरपुर है या इधर तमाम जगहों पे। तो और बहुत बड़ी आबादी में नागौर से लोग हैं, वो साउथ की तरफ भी जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, लेबर भी हैं, बिज़नेसमैन। तो उनके लिए क्या ये प्रोविज़न अभी तक जो लिमिटेशन है कि इतनी तारीख तक आपको कर देना है? देखिए, ऐसे है कि ज़्यादातर प्रवासियों तक ये अच्छा खासा संदेश जा चुका है। हमारे बीएलओज़ ने अ, लगभग हर मतदाता को अच्छे से टच किया है। अगर वो प्रवासी भी है, उसके पास 2 विकल्प हैं। ऑनलाइन फॉर्म वो वहाँ बैठे हुए भी कलकत्ता हो, चेन्नई हो, बैंगलोर हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, वो ऑनलाइन फॉर्म कहीं से भी सबमिट कर सकता है। सो पहला विकल्प ये है कि वो वहीं से अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दे। किसी कारण से घर का एक सदस्य या 2-3 सदस्य बाहर गए हुए हैं, पीछे घर के कुछ और सदस्य हैं, तो वो भी उनके बिहाफ़ पे ये जो फॉर्म है, साइन करके दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पे किसी को इनकन्वीनियंस कॉज़ करना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है, वो इस तरह के जो केसेज़ हैं, इनको फैसिलिटेट करना है। पर साथ ही साथ इसमें ये एहतियात रखना ज़रूरी है कि इसका कोई मिसयूज़ ना करे। हुँ, मिसयूज़ करने पे फिर जो कानूनी प्रावधान हैं, वो बड़े कठोर हैं
और अगर कोई दो जगह से इन्यूमरेशन फॉर्म साइन करता है तो वो फिर कानून की अवहेलना कर रहा है और उसके लिए फिर जो कानूनी प्रावधान है वो अमल में लाए जाएंगे, जिसमें सिविल कारावास भी हो सकती है। जी। और दूसरी कैटेगरी सर उनकी बात करना चाह रहा हूँ जो घुमंतु जातियां हैं। लगभग 2011 का जो डेटा है उसके मुताबिक 30-35 लाख लोग ऐसे हैं और आदिवासी ट्राइबल इलाका तो कुल मिला के एक 1.25 करोड़ के आसपास कुछ लोग हैं मोटा मोटी जिनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी ट्रैकिंग की या उन तक आउटरीच की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए कोई स्पेशल आपने प्रोविज़न किया है? हम लोगों ने जितनी भी हमारे आदिवासी बाहुल्य एरियाज थे, खासतौर पे जो दक्षिण राजस्थान का जो टीएसपी एरिया है, तो हमने इस पे बहुत फोकस किया। इनके जो ज़िला निर्वाचन अधिकारी थे यानी कि कलेक्टर थे और इवन जो इनके एसडीएम्स थे और तहसीलदार थे, इनको बहुत गहराई से जो आदिवासी क्षेत्र है इनमें मैपिंग के लिए हमने प्रेरित किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी जो सबसे अधिक उपलब्धि मैपिंग में हुई वो ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाके और जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है ट्राइबल लेवल है। उसमें हमने इंश्योर की। सो अपने आप ही वहाँ पे उन लोगों ने हमारी मदद भी बहुत की, कोऑपरेट भी बहुत किया और उसी की बदौलत हम वहाँ पे आज ही ज़्यादातर इलाकों में 80 से 90% के बीच में मैपिंग कर चुके हैं। जी। ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी अगर कोई ऐसा है जो छूट जाता है उस पूरी लिस्ट में, तो कोई फिर घबराने की कैसे? ज़रूरत जी। नहीं है। हुँ, आपके पास फिर भी फॉर्म 6 का विकल्प है। हुँ, तो अगर आप पात्र हैं, देखिए एसआईआर सिर्फ एक प्यूरिफिकेशन की एक्सरसाइज है। हुँ, कालांतर में आपकी वोटर लिस्ट में कुछ विसंगतियां रह जाती हैं। हुँ, कुछ लोग जो डेड होते हैं वो भी वोटर लिस्ट में हटते नहीं हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। आप आज मीडिया में जयपुर पदस्थापित हैं, जी। कल हो सकता है आपका मीडिया हाउस आपको किसी दूसरी जगह भेज दे, लुधियाना भेज दे। सो जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं, वो भी क्या होता है कि आप लुधियाना चले गए, वहाँ आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ लिया, कहीं यहाँ जगह। से नहीं कटवाया। हुँ, तो यहाँ से नहीं कटवाया, तो यहाँ से कटना चाहिए। हुँ, सो लाइकवाइज़ डुप्लिकेट एंट्रीज़ हैं। हुँ, इसी तरह से फिर कुछ लोग हैं जो ड्यूबियस कैटेगरी के होते हैं। हुँ, बार-बार अगर आप वहाँ पे जाते हो, उस पते पे कोई मिलता नहीं है, सो वो एब्सेंट वोटर्स हैं। सो इस तरह की जो विसंगतियां हैं, इस सेगमेंट के वोटर्स तो हटेंगे, हुँ, साथ ही साथ जो पात्र है वो बना रहेगा। इस प्रोसेस में अगर वो फिर भी रह जाता है तो फॉर्म 6 का विकल्प उसके लिए तब भी ओपन है और फॉर्म 6 के जरिए वो अपना नाम जुड़वा सकता हालाँकि वो आपका आपसे जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन राजनीति के गलियारों में एसआईआर को लेकर बहुत शोर है और राजस्थान के अंदर भी कहा गया कांग्रेस के अध्यक्ष ने कि भई हमारी जो सीटें हैं या हमारी जो हमारा प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ 20-20, 25 हज़ार वोट हैं, वो कम करने की पूरी प्रक्रिया है। है। जो बात है इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ये पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया है हुँ, और हर स्टेज पे इन्वॉल्व किया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि आपने ये बात रखी जी, है जी। कि 1 लाख से अधिक जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, हुँ, ये आज फील्ड में तैनात हैं और जो प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, बेशक कांग्रेस हो, बेशक बीजेपी हो, इसके अलावा भी जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, जिनका अलग-अलग क्षेत्रों में जनाधार है, उन्होंने भी अपने बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं, यहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं। हुँ, इनका काम ही इस पूरी प्रक्रिया पे वॉच रखने का है और इसके अलावा सारी जो प्रक्रिया है वो पब्लिक डोमेन में है। जब ड्राफ्ट लिस्ट बनेगी तो वो ड्राफ्ट लिस्ट बकायदा वेबसाइट पे भी डाली जाएगी। वो हर ईआरओ के दफ्तर पे, हर तहसील पे, हर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद,
हर विकास अधिकारी के, हर पंचायत पे, हर पोलिंग स्टेशन पे वो प्रदर्शित की जाएगी। हम्म। तो जब सारा कुछ पब्लिक डोमेन में होगा, उसके बाद भी जब 9 तारीख को ये हम ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद 1 महीना और है। भाई अगर आपको कोई क्लेम और ऑब्जेक्शन लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। हम्म। बाकी राज्यों से ज्यादा जिस तरह की खबरें आ रही हैं, राजस्थान में चूंकि या तो आप हैं इस वजह से नहीं है इतनी ज्यादा खबरें, या बाकी वहां पे नवीन महाजन वहां पे नहीं है इसलिए समस्याएं ज्यादा हैं। सभी अपनी-अपनी तरह से अपनी जी। कार्य क्षमता से काम कर ही रहे होते हैं। ये एक संवैधानिक हमारा दायित्व है जी। और मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ में एक अच्छी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है और बड़ा रिस्पॉन्सिबली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको शोल्डर करना चाहिए और इस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि बाकी जगह इतना शोर हो रहा है, मुख्यमंत्री और तमाम मतलब पॉलिटिकल डोमेन है वो बहुत सरगर्म है। आप यहाँ रिलैक्स्ड हैं, आप टेनिस भी खेल रहे हैं सुबह शाम। नहीं, टेनिस तो टेनिस मेरा फर्स्ट लव है और टेनिस मेरा पैशन है। तो टेनिस है इसलिए मैं उसको एज एन एनर्जी टॉनिक यूज करता रहता हूँ। जी। सो इसलिए टेनिस मुझे बहुत हेल्प करता है बहुत से पहलुओं को हैंडल करने में। हम्म। तो मतलब बाकी को ये सलाह भी है आपकी तरफ से। और आप फ्रंट फुट पे खेलें, इसके लिए हमेशा आपको प्रेरित करती हैं और अपने डिसीजंस को ओन करना सीखें, ये भी आप स्पोर्ट्स से सीखते हैं। और बेफिजूल दूसरों पे ब्लेम ना डालें, ये भी आप स्पोर्ट्स में खेलते हैं। मैं अच्छा नहीं खेलूंगा, मैं हार जाऊंगा, हम्म। किसको ब्लेम करूं? हम्म। ठीक है, अच्छा खेलूंगा तो मैं जीतूंगा। हम्म। सो मेरा प्रयास होना चाहिए कि मैं अपने अंदर वो बढ़ोतरी करूं। सो स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाती है और हर दिन बेहतर खेलूं। जो मैं कल खेल के आया, आज शायद मैं 2-3 चीजें और नई अटेम्प्ट करूं। सो आपको वो एक नई ऊर्जा देती है, नई क्रिएटिविटी देती है, नई इमेजिनेशन देती है। अपने आप को खुद चैलेंज करने की भी जो स्टिमुलस है वो देती है। सो मैं स्पोर्ट्स को सिर्फ एक्सरसाइज के लिए नहीं करता। मेरे ख्याल से अब आप इसको अगर अपने व्यक्तित्व की एवोल्यूशन के लिए एक साधन माने तो स्पोर्ट्स एक बहुत अलग सी फिलॉसफी है। सो स्पोर्ट्स में आपने कहा खुद को चैलेंज करना है, यहाँ आप 86% को कवर कर चुके हैं। अब क्या ऐसी रणनीति आपकी होगी कि वो 100% या उसके लेवल हमारे तक पास पहुंचे? 7 दिन है जी। और बड़े आसानी से हम अपना जो लक्ष्य है अगले 3-4 दिन में हासिल कर लेंगे। देखिए मैं कोई आई कैन इस अंडरस्टैंड। तरह की तो क्लेम और ऑब्जेक्शन लगाने का 1 महीना आपको पूरा अवसर उसके बाद भी है और उसके बाद ही फिर फाइनल लिस्ट जो है वो जाके 7 फरवरी को तय होगी जी। और वो भी जो है इसी तरह से सभी जगहों पे पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी। बाकी राज्यों में भी आपकी बात होती होगी, आपके सारे कुलीग हैं। देखिए मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा। स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स तो मेरे स्पोर्ट्स से ख्याल जुड़े से रहे इतने तनावपूर्ण काम में भी। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स जो है बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होती हैं। लाइफ में आपको बड़ा बैलेंस पर्सपेक्टिव देती हैं। क्या आपने 100% यस, लेवल तक? बड़े आराम से कर लेंगे। तो एसआईआर को लेकर देखिए जितनी जद्दोजहद चल रही है देश भर में, राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है, नवीन जी ने जिस रूप में बताया, खुद सर्वे सर्वा हैं इस पूरी प्रक्रिया के, और जो अलग अलग उपाय उन्होंने बताए हैं, जो अभी तक की उपलब्धि हैं उसके बारे में बताया है। उम्मीद है कि एसआईआर को लेकर अभी भी आपके मन में कोई असमंजस है तो वो दूर हुआ होगा, और नहीं तो फॉर्म 6 तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी को समय देने के लिए नवीन जी। आपने इतने अपना व्यस्त शेड्यूल है और समझ सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया ये सहज रूप में हो रही है, लेकिन इसके पीछे का जो जिम्मेदारी का भाव है वो बहुत बड़ा है। और इस व्यस्त समय में पंजाब केसरी को समय देने के लिए शुक्रिया। नहीं, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।